नमस्कार दोस्तों। आज हम जीएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जीएसटी एक्ट हो या उसके पूर्ववर्ती एक्ट, चाहे वो वैट हो, सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, उन सभी एक्ट्स में मूल आधार हमेशा बिल ही रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी एक्ट में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। अब सप्लाई हो गई, उसको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें और टैक्स कब दिया जाए, इसका सबसे बेसिक आधार है टैक्स इनवॉइस। आम जन इसको बिल बोलते हैं, जबकि एक्ट की भाषा में इसको टैक्स इनवॉइस बोला जाता है। टैक्स इनवॉइस के अलावा अन्य डॉक्यूमेंट भी सप्लाई के लिए जारी किए जाते हैं, जैसे बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल्फ इनवॉइस इत्यादि, जिनकी की जानकारी हम इस सेशन में लेने का प्रयास करेंगे। इस हेतु सेक्शन 31 में टैक्स इनवॉइस कब बनाना है, इसको प्रावधानित किया गया है एवं रूल 46 से लेकर के 55 तक यह प्रावधानित किया गया है कि इन टैक्स इनवॉइस या अन्य डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या चीजें दर्ज की जानी है। तो आइए सबसे पहले हम सेक्शन 31 के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी एक्ट में या तो गुड्स की सप्लाई हो सकती है या फिर सर्विसेज की। सबसे पहले हम गुड्स को देखते हैं। गुड्स हेतु कब बिल काटा जाना है, तो या तो सप्लाई के समय, अगर रिमूवल है तो रिमूवल के पहले या एट द टाइम ऑफ रिमूवल, और डिलीवरी है तो डिलीवरी के समय आपको बिल काटना होगा। रिमूवल और डिलीवरी में क्या अंतर है? रिमूवल या तो व्यापारी द्वारा किया जा सकता है या कस्टमर द्वारा। मतलब अगर व्यापारी ने कहा कि आप मेरे प्रेमिसेस पर इस माल को पहुंचा दीजिए, तो आपको माल को मूवमेंट से पहले बिल काटना होगा। अगर आप बिना बिल काटे उस माल का मूवमेंट करते हैं, तो आप पर पेनल्टी 129 अंतर्गत लग सकती है। इसमें रिमूवल व्यापारी द्वारा या कस्टमर द्वारा दोनों जैसे हो सकता है। डिलीवरी मतलब जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, कोई व्यक्ति जनरल स्टोर में गया, उसने एक कोल्ड ड्रिंक या चिप्स का पैकेट लिया और वहीं खोल के खा लिया, तो इसमें कोई रिमूवल नहीं है, इसलिए डिलीवरी उसी समय हो गई और तुरंत बिल काट दिया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में नॉर्मली प्रथा है कि हर सप्लाई के साथ बिल नहीं होती, एक रिटन या ओरल एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें डिलीवरी जो है कॉन्टिन्यूसली या रिकरेंट बेसिस पर की जाती है। इसके लिए रिकरेंट बेसिस पे की जाती है, की जाती है, जिसमें पेमेंट समय समय पर होता है और बिल भी समय समय पर जारी किए जाते हैं। इस हेतु सेक्शन 2 के सब क्लास 32 में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स की परिभाषा दी गई है। इसमें बिल कब काटा जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सप्लाई के साथ बिल नहीं काटा जाता है। इसलिए जब आप सप्लायर जो होता है वो स्टेटमेंट जारी करता है या पेमेंट लेता है, उसके पहले या एट द टाइम ये इनवॉइस काटा जाना चाहिए। तीसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है गुड्स के मामले में कि कई बार माल भेजा जाता है और अप्रूवल के बाद ही माल एक्सेप्टेंस होता है, नहीं तो माल वापस भेज दिया जाता है। तो इसमें ये प्रावधानित किया गया है कि अगर रिसिपेंट द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है तो उसके पहले या एट द टाइम, या अगर अप्रूवल नहीं देता है तो 6 महीने बीतने के बाद यह मान लिया जाएगा कि डीम्ड अप्रूवल हो गया है और टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगी और बिल काटना पड़ेगा। अभी तक हमने गुड्स के बारे में देखा, अब हम सप्लाई के बारे में देखते हैं। सप्लाई में या तो सप्लाई देने के पहले बिल काट दिया जाए, या फिर यह प्रावधानित किया गया है कि
नॉर्मल डीलर के लिए 30 दिन, या इंश्योरेंस, बैंकिंग, या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें एनबीएफसी शामिल है, उनके लिए 45 दिन का समय दिया गया है। इसका प्रावधान रूल 47 में किया गया है कि उस समय तक आप बिल काट सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसा कि हमने गुड्स के मामले में देखा था कि रिटन या ओरल एग्रीमेंट है, कॉन्टिन्यूसली या रिकरेंट बेस पर सर्विस की सप्लाई हो रही है। गुड्स और सर्विस के मामले में केवल मात्र इतना अंतर है कि गुड्स के मामले में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन सर्विस के मामले में यह सप्लाई कम से कम 3 महीने तक जरूर होनी चाहिए। इसके लिए कैसे बिल काटेंगे? 3 कंडीशन दी गई हैं। अगर उसमें पेमेंट की ड्यू डेट डिसाइड है एग्रीमेंट में, तो उसके पहले या उस समय आप ड्यू डेट पर आप बिल काट देंगे। अगर ड्यू डेट पेमेंट की डिसाइड नहीं है, तो जब आप पेमेंट लेंगे उसके उस समय या उसके पहले आप बिल काटेंगे। अगर आपका लिंक है पेमेंट किसी घटना से, मतलब जैसे बिल्डर के केस में नॉर्मली होता है कि फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा तब इतना पेमेंट करना है, सेकंड फ्लोर बन जाएगा तब पेमेंट करना है, पेंट हो जाएगा तब इतना पेमेंट करना है, ये एसेसरीज लग जाएगी तब पेमेंट करना है। तो अगर किसी इवेंट के साथ आपका पेमेंट लिंक्ड है, तो जब वो इवेंट हो जाएगा उस समय आपको बिल काटना होगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्टेक्ट हुआ कि सर्विस की सप्लाई की जानी है, लेकिन वो सर्विस कंप्लीट नहीं हो पाती है किसी रीजन से। जैसे कि मान लीजिए एक किसी बड़े बिल्डर के साथ आप आर्किटेक्ट हैं, आपके द्वारा कांटेक्ट किया गया और आपके द्वारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, लेकिन ड्यू टू कुछ गवर्नमेंट रीजन परमिशन नहीं मिली और वो प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया। लेकिन आपके द्वारा काफी 10% या 20% या 30% आप द्वारा उस पर काम कर लिया गया था। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जितना काम आपके द्वारा कर लिया गया है और जिस समय पर वो काम खत्म किया जा रहा है, उतने का ही आप बिल तुरंत जनरेट करेंगे और उसका पेमेंट होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 31(3) में। 31(3) में कई सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रावधानित किया गया है, जैसे रिवाइज टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, सेल्फ इनवाइस और पेमेंट वाउचर। इनको एक एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं रिवाइज टैक्स इनवाइस। हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में देखा है कि किसी भी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है, चाहे उसके द्वारा नया रजिस्ट्रेशन करवाया गया हो या उसके द्वारा पहले से बिजनेस चला आ रहा था और जिस डेट पे वो टैक्सेबल पर्सन बना, तो उस डेट से 30 दिन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के अंदर लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होता है। रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के उपरांत अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। अगर विद इन टाइम लिमिट उसने अप्लाई किया हुआ है, तो उसको बैक डेट से, जिस दिन से वो लायबिल टू रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस डेट से उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। लेकिन विद इन 1 मंथ, जिस दिन लायबिल टू रजिस्ट्रेशन हुआ और जिस दिन 30 दिन के अंदर उसने अप्लाई किया, उस दिन तक वो अनरजिस्टर्ड पर्सन रहता है। जब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेगा, तो वो बिल में टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि वो लायबिल टू रजिस्ट्रेशन हो गया था, उसने थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर ली थी, तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही देना है। इसके लिए यह सुविधा प्रदान की गई है सरकार द्वारा कि रजिस्ट्रेशन के उपरांत वो रिवाइज टैक्स इनवाइस जारी कर सकता है, लेकिन यह रिवाइज टैक्स इनवाइस वह विद इन 1 मंथ ही जारी करेगा। रिवाइज टैक्स इनवाइस में जब वो जारी करेगा, तो उसमें रिवाइज टैक्स इनवाइस लिखेगा। इसके लिए सारे प्रावधान रूल 53 में दिए गए हैं। अब एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि 1 महीने के बीच में उसने 200 या 300 या 400 बिल जारी कर दिए हैं। अब इतने बिल को फिर दोबारा किसी व्यापारी के लिए जारी करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक सुविधा प्रदान की गई है कि अगर देखिए, अगर बी टू बी सप्लाई है,
तो उसको हर रेसिपिएंट के लिए एक बिल हर सप्लाई के लिए जारी करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर टू सी सप्लाई है और इंट्रा स्टेट है, तो वो हर रेसिपिएंट के लिए एक कंसोलिडेटेड बिल जारी कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यापारी ए है और बी है। एक में उसने 3 सप्लाई की और बी के लिए 4 सप्लाई की। तो मान लीजिए ए के लिए उसने 20,000, 40,000 और 60,000 का उसने सप्लाई की। तो वह 1,20,000 की टोटल बिल इंट्रा स्टेट के मामले में जारी कर सकता है। लेकिन अगर इंटर स्टेट है, तो इंटर स्टेट में रिसिपेंट के अनुसार वो 2.5 लाख तक की अगर कोई सप्लाई है तो उसमें वो कंसोलिडेटेड बिल जारी कर सकता है। अगर उसके ऊपर है तो उसके द्वारा उसको अलग से बिल जारी करना पड़ेगा। मान लीजिए बी को उसने 20,000, 40,000, 60,000 और 2,75,000 का उसने सप्लाई की है। तो इन तीनों के लिए तो एक बिल वो जारी कर देगा, लेकिन इसके लिए अलग से बिल जारी करना पड़ेगा इंटर स्टेट सप्लाई के संबंध में। अब हम देखते हैं लो वैल्यू सप्लाई। नॉर्मली क्या होता है, जनरल स्टोर होते हैं जहां बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए लोग खरीदने आते हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए की चीजें। मान लो कोई बच्चा किसी दुकान में जाता है, वो चॉकलेट लेता है 10 रुपए की। अब 10 रुपए की चॉकलेट ले करके वो तो बिल उसको जरूरत भी नहीं है, वो फेंक भी देता है। तो एक सुविधा दी गई है कि अगर 200 रुपए से नीचे का बी टू सी सप्लाई है, कंज्यूमर सप्लाई है और कंज्यूमर उस बिल को नहीं मांगता है, तो बिल काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो शाम को उस दिन के लिए जितने भी ऐसी सप्लाई की गई हैं, उसके लिए एक बिल काटेगा और अपने रिकॉर्ड में रखेगा। इसके साथ ही साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, अगर जो रिसिपेंट है वो बिल की डिमांड करता है तो चाहे 2 रुपए का भी बिल हो, उसको काटना पड़ेगा। लेकिन यह प्रावधान मल्टीप्लेक्स जो सिनेमाज होते हैं उसमें लागू नहीं होता है। अब एक एस्पेक्ट आता है कि हमने देखा कि सेक्शन 31(1) में टैक्सबुल टैक्स इनवॉइस की बात की गई। लेकिन अभी बहुत सारे सप्लाई ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, जैसे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई या कंपोजिशन सप्लाई। कंपोजिशन सप्लाई के मामले में जो कंपोजिशन डीलर होता है वह टैक्स चार्ज नहीं करता है, लेकिन सरकार को टैक्स कंपोजिशन हिसाब से जमा करता है। इसके लिए यह प्रावधानित किया गया है कि वो टैक्स इनवॉइस नहीं जारी करेगा, बिल ऑफ सप्लाई जारी करेगा। इस बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीजें होंगी वो सेक्शन 49 में वर्णित की गई। इसमें भी वही प्रावधान है कि अगर 200 से नीचे का कोई अमाउंट है तो उसके लिए अगर कस्टमर डिमांड नहीं करता है तो उसके द्वारा जारी करना जरूरी नहीं है। अब बिजनेस के नॉर्मल टेन में एडवांस आता है। जीएसटी एक्ट में गुड्स के मामले में यह सुविधा दी गई है कि एडवांस पर कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन सर्विस के मामले में एडवांस पर भी टैक्स देना है। तो अगर किसी वस्तु का एडवांस आता है, किसी सप्लाई का एडवांस आता है, तो उसके लिए एक रिसिप्ट वाउचर जारी किया जाना जरूरी है। इसका प्रावधान उस रिसिप्ट वाउचर में क्या क्या होगा, रूल 50 में प्रावधानित किया गया है। अब एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि एडवांस तो आ गया था, लेकिन ना तो गुड्स सप्लाई हुआ और ना ही सर्विस दी गई। तो उस कंडीशन में अगर टैक्स इनवॉइस जारी नहीं किया गया है तो एक रिफंड वाउचर जारी किया जाएगा, जिसमें उसको वापसी का पैसा जो वापस किया जाना है उसके एवज में उसका साक्ष्य होगा। तीसरा आता है सेल्फ इनवॉइसिंग।
आप जानते हैं कि आरसीएम अंतर्गत रिसिपेंट को टैक्स देना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड हो और या फिर अनरजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड उस कंडीशन में हो सकता है कि उसका आरसीएम की सप्लाई के अलावा अन्य भी कोई सप्लाई हो, इसलिए उसने रजिस्ट्रेशन दे रखा है। तो अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वही बिल जारी करेगा। ये अलग बात है कि उसके बिल में ये लिखा होगा कि इसमें जो टैक्स पे किया जाना है वो रिसिपेंट के द्वारा पे किया जाना है। अंडर रिसिपेंट आरसीएम शब्द उल्लेख किया जाएगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपेंट को एक खुद का एक इनवॉइस जारी करना पड़ेगा कि उनके द्वारा आरसीएम में यह खरीद की गई है। जब आरसीएम में सेल्फ इनवॉइस जारी करेगा और साथ ही साथ उसके द्वारा एक पेमेंट वाउचर भी जारी किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि उनके द्वारा इतने अमाउंट का पेमेंट किया गया है। बस अंतर यह है कि सेल्फ इनवॉइसिंग के केस में रजिस्टर्ड के मामले में उसके द्वारा सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं की जाएगी, केवल अनरजिस्टर्ड सप्लायर के द्वारा खरीद पर सेल्फ इनवॉइसिंग की जाएगी। लेकिन पेमेंट वाउचर के मामले में चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, दोनों मामलों में पेमेंट वाउचर जारी किया जाएगा। अब एक समस्या हमेशा आई, जब एक्ट बना तब ये प्रावधान नहीं था कि कई डीलर या जनरल स्टोर, एक बहुत सारे डीलर होते हैं जो टैक्स बिल के साथ साथ एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हैं। तो अलग अलग बिल जारी करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवाइस अलग जारी होती है और एग्जेम्प्ट गुड्स के लिए आपकी इनवाइस अलग बिल ऑफ सप्लाई जारी होता है। तो रूल 46 ए में यह प्रावधानित किया गया कि चाहे 46 या 49 या 54 में जो भी प्रावधानित था उनको छोड़ते हुए अगर B2C सप्लाई होती है तो बिल कम इनवाइस कम बिल ऑफ सप्लाई व्यापारी द्वारा जारी किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अलावा अदर पोजीशन है सेक्शन 31 ए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कैश में ट्रांजैक्शन होता है तो टैक्स चोरी की बहुत बड़ा ज्यादा संभावना होती है। तो एक प्रोविजन जोड़ के जिसको 31 ए बोलते हैं सेक्शन, वो जोड़ा गया। उसमें ये कहा गया कि 500 करोड़ से ऊपर के जितने भी डीलर होंगे वह व्यापारी कस्टमर को अपने बिल में डायनेमिक क्यूआर कोड के माध्यम से एक सुविधा उपलब्ध करवाएंगे कि जिसके माध्यम से जो कस्टमर है ऑनलाइन पेमेंट कर सके। सेक्शन 32 में यह प्रावधान किया गया है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और रजिस्टर्ड पर्सन भी टैक्स एज पर लॉ ही कलेक्ट करेगा। सेक्शन 33 में यह प्रावधानित किया गया है कि बिल जारी करते समय टैक्स अमाउंट अलग से दिखाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि बिल जारी किया जा रहा है तो जो उसका अमाउंट होगा वो अलग से होगा और टैक्स अलग से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इंक्लूडिंग कर करके वो बिल काट दे। टैक्स अमाउंट अलग से जारी किया जाएगा। अगर जारी नहीं करता है तो वो एक्ट का प्रावधान का उल्लंघन होगा। अभी तक हमने सेक्शन 31 ये देखा कि इनवाइस को कब जारी किया जाना है। अब हम देखते हैं कि इनवाइस में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 31 में बिल कब बनाया जाना है और रूल 46 में यह बिल में क्या-क्या चीजें होंगी उसका प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि टैक्स इनवाइस में नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ सप्लायर होगा। एक बिल का नंबर होगा जो 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होगा। उसमें अल्फाबेट हो सकते हैं, न्यूमेरल हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, उन सबको लेकर के बनाया जाएगा। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो यूनिक होगा। दूसरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ऐसा नहीं है कि एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और उसको आप आगे चलाते रहें। अगला फाइनेंशियल आएगा तो आप एक यूनिक इनवाइस नंबर आपको जनरेट करना होगा। इस डेट में इशू किया गया, नेम
एड्रेस ऑफ जेस्टेन जो रिसिपेंट है या यूआईएन नंबर पे अगर आप बिल जारी कर रहे हैं उसको देना पड़ेगा। नेम और एड्रेस ऑफ रिसिपेंट आपको देना ही पड़ेगा। उसके अलावा एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एड्रेस ऑफ डिलीवरी, वेदर टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज है कि नहीं है देना पड़ेगा। अगर सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर है तो ओक आपको करना पड़ेगा। और जैसा मैंने अभी पहले 31A में डिस्कस किया कि डायनेमिक क्यूआर कोड उसमें देना पड़ेगा अगर 500 करोड़ से ऊपर की वो है। अब रूल 46 में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे मैंने अभी उसमें कहा है एचएसएन कोड दिया जाना है, तो एचएसएन कोड के लिए फर्स्ट प्रोविजन है कि गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है किन व्यक्तियों को, किन सर्विसेज को पर ये एचएसएन कोड आना है। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला गया है 78/2020, जिसमें अप टू 50 करोड़ सॉरी अप टू 5 करोड़ के लिए 4 डिजिट देना है, मोर देन 5 करोड़ के लिए 6 डिजिट देना है। और B2C सप्लाई में ये ऑप्शनल होगा, मतलब 4 डिजिट और 6 डिजिट का प्रावधान B2B सप्लाई के लिए किया गया है। जो थर्ड प्रोविजन है आपका, ये कहता है कि जब आप एक्सपोर्ट के लिए बिल बनाएंगे तो उसमें मेंशन करेंगे कि आप विद विद पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स आप सप्लाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि या आप एलयूटी के माध्यम से विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स कर रहे हैं, तो इसका मेंशन आप किया जाएगा। फोर्थ जो प्रोविजन है वो जो मैंने बताया कि आपको जो 200 रुपए से कम जो आप बिल नहीं काटना है और अगर डिमांड नहीं करता है कस्टमर, उसका प्रावधान किया गया है। अब जो आईटी एक्ट 2000 है, तो जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया रूल 46 में आपको या तो डिजिटल साइन करना पड़ेगा या खुद का साइन करना पड़ेगा। तो रूल जो प्रोविजन फिफ्थ है ये कहता है कि अगर आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत अगर बिल जारी किया जाता है तो आपको डिजिटल साइन या नॉर्मल साइन करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपने कई बार देखा होगा ईमेल के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट आता है उसमें लिखा होता है नो रिक्वायर टू डिजिटल साइन, तो आप इसमें छूट दी गई है। सिक्स प्रोविजन में आपको क्यूआर कोड जो मैंने बोला कि अगर आपको देना है जिसको डायनेमिक क्यूआर कोड बोलते हैं, यहाँ मैंने शब्द यूज किया है डायनेमिक क्यूआर कोड। डायनेमिक क्यूआर कोड का मतलब ये होता है कि जैसे ही वो बिल जब बनाएगा तो मान लीजिए 1000 रुपए का है और उसमें 200 रुपए टैक्स है, तो हर डीलर के लिए वो अमाउंट आता जाएगा, उसको अमाउंट टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। उस अमाउंट को वो अपना स्कैन करेगा, मतलब क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और पेमेंट कर सकता है। इसके लिए जो प्रावधान किया गया है आगे भी डिस्कस करेंगे। इसमें नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 है। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि इसको जरूर पढ़ें। इसमें मतलब जो प्रावधान किया गया है कि 500 करोड़ से ऊपर जितने भी डीलर हैं उनको ये सुविधा देना आवश्यक है। लेकिन एक छूट भी दी गई है, अगर वो अपने सिस्टम से ही उस क्यूआर कोड को दे देता है तो ये माना जाएगा उसके द्वारा बिल में क्यूआर कोड दे दिया गया है। इसके अलावा ये भी सुविधा दी गई है कि अगर कस्टमर रिफ्यूज करता है तो उसमें कोई उसको इन इन प्रावधानों को उल्लंघन का चार्ज नहीं लग सकता है। वो कस्टमर की इच्छा है कि वो कैश में जमा करे या डिजिटल पेमेंट करे, मतलब केवल क्यूआर कोड दे दे देने से ही उसके ऊपर जो ऑब्लिगेशन आए हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एनबीएफसी है या इसमें एक टेलीकॉम सर्विस भी है। अगर ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन जो सेक्शन 25 में प्रावधानित किए गए हैं उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वो चाहे तो इनका टाइम ऑफ सप्लाई में शब्द यूज किया गया है। टाइम ऑफ सप्लाई तब हो सकता है जब वो इस सप्लाई को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज करें, लेकिन इससे फायदा उठा सकते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट में दर्ज ही नहीं करेंगे। तो और में यह प्रावधान किया गया है कि उस क्वार्टर के अंत में उनको बिल काटना ही काटना होगा। मतलब अगर अप्रैल में कोई सप्लाई है तो अप्रैल मई जून मतलब जून के अंत तक उनको बिल काटना ही काटना होगा। उनकी टाइम ऑफ सप्लाई आएगी ही आएगी।
अब हम देखते हैं कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो जीएसटी अंदर, जैसे मतलब 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स और ह्यूमन लिकर, जो शराब पर इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई किया गया है, उन पर आज भी वैट या पहले के एक्ट लग रहे हैं। तो यह कहा गया है कि अगर पिछले एक्ट में अगर कोई बिल काटा जाता है तो उसको हम जीएसटी एक्ट में भी बिल ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब एक कंडीशन आ सकती है कि कोई एडवांस लिया गया। अब मान लीजिए कि कोई मेरे 10 प्रकार के आइटम मेरे द्वारा सप्लाई किए जाते हैं और मेरे रिसिपेंट ने कहा कि मैं आप 50,000 रुपए आप एडवांस ले लीजिए और मुझे जब जरूरत होगी तो मैं बोल दूंगा कौन कौन से आइटम चाहिए। अब उन आइटम्स में अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। उसके द्वारा ये नहीं बताया गया कि मुझे 5% वाला आइटम चाहिए, 12% वाला चाहिए, या 18% वाला चाहिए, 28% वाला चाहिए। तो इस कंडीशन में यह कहा गया है कि अगर आपको पता नहीं है कि क्या रेट ऑफ टैक्स होगा, तो आप जो एडवांस पर बिल काटेंगे और उस पर टैक्स जमा करेंगे वो 18% होगा। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि वो इंटर स्टेट होगी या इंटर स्टेट, मान लीजिए जो मेरा रिसिपेंट है उसकी 4 ब्रांचेज हैं, एक उत्तराखंड में है, एक दिल्ली में है, एक उत्तर प्रदेश में है। उसने कहा कि मैं आपसे सप्लाई तो लूंगा लेकिन कहाँ लूंगा, दिल्ली में लूंगा, उत्तराखंड में लूंगा, यूपी में लूंगा, ये नहीं बताया है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप बिल काटेंगे उस समय आपको इंट्रा स्टेट का ही बिल काटना पड़ेगा। अब यहाँ जो रूल है 54(3) उसमें ये कहा गया है कि जीटीए के लिए ये सुविधा दी गई है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट काटेगा, यहाँ पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ सप्लायर्स के लिए यह सुविधा दी गई है कि उनको लिए जो 46 में जो प्रावधान किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट उस हिसाब से बिल ना काट करके उनके द्वारा ही जो डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं उसको ही बिल मान लिया जाएगा। जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जीटीए हो गया, या जो पैसेंजर सर्विस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस देते हैं, या मल्टीप्लेक्स सिनेमा जो है, उनके लिए एक विशेष सुविधाएं दी गई हैं कि वो जो भी डॉक्यूमेंट जारी करते हैं उनको ही बिल मान लिया जाएगा। जैसे कि आपके बैंकिंग है, उनके लिए जरूरी नहीं है कि जो आप अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम सर्विसेज देते हैं उनके लिए हर बार बिल देना पड़े। उनको सुविधा दी गई है कि मंथ में एक बार स्टेटमेंट के रूप में वो कस्टमर को भेज देंगे, उसी को बिल मान लिया जाएगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसमें 46 में दिए गए सारे प्रावधान के अनुसार उसमें मतलब डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। उसी तरह जीटीए गुड्स जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाई रोड करती हैं उनके लिए भी कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट आप नॉर्मल बिजनेस कोर्स में जारी करते हैं उसी को हम बिल मान लेंगे। इसी प्रकार पैसेंजर सब, चाहे एयर टिकट हो चाहे आपका बस का टिकट हो, उसको ही आपका बिल मान लिया गया है। इसी प्रकार मल्टीप्लेक्स सिनेमा के लिए भी उनको मैंडेटरी किया गया है कि वो ई इनवॉइस करेंगे और उसके अलावा जो वो बिल जारी करेंगे ई टिकटिंग के माध्यम से उसी को बिल मान लिया जाएगा। लेकिन उसी में कुछ, जैसे 54(3) में कहा गया है कि जीटीए जो है वो मान तो लिया गया कि जो डॉक्यूमेंट वो जारी करेगा उसको ही बिल मान लेंगे, लेकिन कुछ एडिशनल पर्टिकुलर मतलब दाखिल करने का भी निर्देश उसमें 54(3) में दिए गए हैं। जैसे कंसाइनर की डिटेल क्या, वेट होगा, उसका जीएसटीएन नंबर होगा, वो सब चीजें एक प्रावधानित किए गए हैं जिससे अगर हम जो रिसिपेंट सप्लायर के बारे में जानकारी लेना चाहें तो ट्रांसपोर्टर से भी ले सकते हैं। 54(4) ये कहता है कि टिकट जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में होगा उसके लिए सीरियल नंबर और एड्रेस की जरूरत नहीं है। 54(4)(a) मल्टीप्लेक्स सिनेमा के लिए है। इसके लिए ई टिकटिंग मैंडेटरी है। इसको डीम्ड टैक्स इनवॉइस माना जाएगा और इसमें डिटेल्स ऑफ रिसिपेंट नॉट नेसेसरी है। जैसे आपने 46 में देखा होगा कि डिटेल ऑफ रिसिपेंट कंपलसरी होता है, तो इसमें छूट दी गई है। अब आपने देखा होगा कि हमने अभी तक देखा कि आपको टैक्सेबल इनवॉइस बनाना है और हर बार आपको मतलब कोई भी सप्लाई चाहे रिमूवल के पहले हो या डिलीवरी के पहले हो, इनवॉइस बना करके ही माल को भेजना है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं जब
इनवॉइस नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए रूल 55 में प्रावधान किए गए हैं डिलीवरी चालान का। जैसे लिक्विड गैस का सप्लाई होती है, उसके लिए रूल में ही प्रावधान किया गया, क्योंकि लिक्विड गैस वाली मतलब कंपनीज ने वहाँ प्रत्यावर्तन दिया कि हमारे जब हम सप्लाई करते हैं तो हमें क्वांटिटी या के बारे में पता नहीं होता है, तो हम बिल नहीं काट सकते हैं। तो उनको ये सुविधा दी गई, लिक्विड गैस अगर वो सप्लाई होगी तो उसके लिए आपको टैक्सेबल इनवॉइस काटने की जरूरत नहीं है। आप डिलीवरी चालान में उसको भेज दीजिए। जब सप्लाई हो जाएगी उसके बाद आप इनवॉइस काट सकते हैं। इसी प्रकार अगर जॉब वर्क के लिए आप किसी माल को भेजते हैं तो उसके लिए भी डिलीवरी चालान काट सकते हैं। जॉब वर्क के मामले में भी रूल 45 में प्रावधानित किया गया है, डिलीवरी चालान के लिए रूल 55 में भी प्रावधानित किया गया है। अगर सप्लाई के अलावा कोई गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी आपके द्वारा डिलीवरी चालान काटा जाएगा। मान लीजिए आपको किसी आप आपको किसी चीज का मतलब ऐसा कोई सर्विस का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसमें गुड्स की भी जरूरत है, लेकिन गुड्स की सप्लाई नहीं। जैसे मान लीजिए टेंट के मामले में आपको टेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब वो है सर्विस, लेकिन उसके लिए गुड्स जाएंगे। तो अगर गुड्स का आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसके लिए डिलीवरी चालान बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो रोड में आपको रोका जा सकता है। 129 130 के अंदर पेनल्टी लग सकती है। अब इसमें क्या क्या आएगा आप देख सकते हैं। डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान आएगा, नेम एड्रेस ये वगैरह आएगा, एचएसएन कोड आएगा। डिलीवरी चालान में अगर सप्लाई है तो टैक्स का भी उल्लेख किया जाएगा, ठीक है। और अगर वो सप्लाई नहीं है तो क्या टैक्स लगना है, किस रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगना है, वो उसका उल्लेख नहीं किया जाएगा। डिलीवरी चालान 3 कॉपीज में होगा। इसी पे होगा। अगर गुड्स का मामला होगा तो 3 कॉपी में होगा। ओरिजिनल फॉर कंसाइनी होगा, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर होगा, ट्रिप्लीकेट फॉर कंसाइनर होगा। अगर सर्विस का होगा तो क्योंकि इसमें मूवमेंट गुड्स का जैसे होता है वैसे सर्विस में नहीं होता, इसलिए 2 कॉपी होंगी। ओरिजिनल फॉर कंसाइनी होगा, डुप्लीकेट फॉर कंसाइनर होगा। इसी प्रकार अगर बिल बनता है तो उसमें भी 3 कॉपी और 2 कॉपियां बनती हैं। अगर आप बिल नहीं काट रहे हैं और माल की सप्लाई हो रही है तो ई वे बिल जो होगा वो में उस डिलीवरी चालान का उल्लेख करते हुए ई बिल बना सकते हैं। इसका 55(3) में उल्लेख किया गया है। 54 में ऐसी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है कि जब आप बिल नहीं बना सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिमूवल, तो आप डिलीवरी चार्ज से ही माल बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ों में देखते हैं कि आपको पता नहीं है कि कितना कौन सा दुकानदार माल लेगा, आप यहाँ से नीचे से चले और पहाड़ों के लिए बढ़े तो माल लेके चले तो आप डिलीवरी चालान के साथ चल सकते हैं। जैसे सप्लाई होती जाएगी आप बिल काट सकते हैं। इसी प्रकार जो एसकेडी या सीकेडी, जैसे लॉट में आपका माल आता है तो उसमें भी डिलीवरी चार्ज का भी होता है। मान लीजिए आपका माल आ गया ट्रेन के माध्यम से, लॉरी के माध्यम से, बहुत सारा माल है, कई ट्रक में जाना है, तो आप उसको चालान के माध्यम से, जैसे पहला ट्रक चलेगा माल का तो उसमें डिलीवरी चालान होगा और उसका बिल का फोटो कॉपी लगी, सर्टिफाइड कॉपी लगी होगी। सेकंड कॉपी होगी अगर मान लीजिए 4 गाड़ियों में जाना है ये माल, तो पहली गाड़ी में आपका डिलीवरी चालान होगा प्लस बिल की फोटो कॉपी होगी सर्टिफाइड। सेकेंड वाले में भी ऐसा ही होगा, थर्ड वाले में भी ऐसा होगा। जो फोर्थ लास्ट जाएगा उसमें चालान डीसी प्लस ओरिजिनल ओरिजिनल बिल होगा। तो आपकी सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर एसकेडी या सीकेडी के मामले में भी है तो डिलीवरी चालान के माध्यम से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये डिलीवरी चालान का फॉर्मेट है कि कैसे कैसे आएगा, रूल 55 में उल्लेख किया गया है। अभी तक आपने देखा कि इनवॉइस कैसे बनाना है, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान कैसे बनाना है।
इन सब का बताने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि ये आप लोग के लिए बहुत लाभदायक हुआ होगा। अगले सेशन में हम ई इनवॉइसिंग के बारे में बात करेंगे, और कोई एस्पेक्ट अगर इस बार छूट गया होगा तो उसको भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।